सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पौधों को जानिए भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में ऊष्मा भाग 3 के बारे में समझेंगे। फिर शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं भाग 2 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने ये सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब
वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा, और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल पार्क में पौधों के प्रकारों के बारे में चर्चा करने के बाद आज शाम को पुष्पा और पंकज सुंदर अंकल के बगीचे में मिलते हैं। सुंदर अंकल को पौधों से अत्यधिक लगाव है और वह पौधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। अभी वह अपने पौधों की देखभाल में लगे हुए हैं। नमस्ते सुंदर अंकल। नमस्ते बच्चों, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल, हमारे विज्ञान की पुस्तक में पौधों पर एक अध्याय है। क्या हम उसके बारे में आपके बगीचे में चर्चा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मेरी सहायता की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया अंकल। पंकज, कल हमने पौधों के प्रकारों पर चर्चा की थी, अब उनके भागों पर चर्चा करते हैं। ये तो बहुत आसान है पुष्पा। पौधों के मुख्य भाग इनके तने, पत्तियां, जड़ें एवं फूल होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है, पौधों के प्रकारों की चर्चा करते समय हमने देखा था कि पौधों के हर प्रकार के तने अलग तरह के होते हैं। हाँ, पंकज, तना ही वह भाग है जो पौधों की ऊपरी संरचना को सहारा देता है। तने
पानी और मिट्टी में विलीन खनिज पदार्थ पेड़ पौधों की शाखों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पत्तियों द्वारा भोजन बनाना शायद पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम तो भोजन का ख्याल आते ही खुश हो जाते हो। अच्छा, वैसे पत्तियां एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है, पत्तियों की फलक या सतह से भाप बनकर उड़ जाता है। अगर मैं सही हूँ तो फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं। बिल्कुल ठीक। देखो, पत्ती के मध्य में जो ये हल्की कठोर रेखा जैसी संरचना है, इसको मध्य शिरा कहते हैं और इसके आसपास ये अन्य शिराएं हैं। शिराओं द्वारा बनाई गई इस जाली जैसी संरचना को शिरा विन्यास यानी रेटिकुलर वेन कहते हैं। अरे, हमारे घर में पानी का संचालन भी तो ऐसे ही होता है। पानी की टंकी से जो पाइप निकलता है वो सबसे चौड़ा होता है, जो फिर अन्य छोटे पाइपों में बांटता हुआ बाथरूम, किचन और बेसिन आदि में आता है। पेड़ पौधे भी ऐसे ही खाना पानी पत्तों तक पहुंचाते हैं। देखो, लगभग हर पत्ती पर इसी प्रकार का शिरा विन्यास बना हुआ है। सुंदर अंकल, जो कि उनकी बातें कुछ देर से सुन रहे थे, आकर उनकी मदद करते हैं। तुम दोनों के सोचने का तरीका बहुत अद्भुत है। अब मैं भी कुछ बताता हूँ। ये देखो, घास की पत्तियां, ये पेड़ों की पत्तियों से अलग होती हैं। ये पतली लेकिन लंबी पत्तियां हैं और इनका शिरा विन्यास समांतर है। अरे, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी अंकल। क्या आप इनके बारे में कुछ और रोचक बात जानते हैं? रुको 1 मिनट। सुंदर अंकल ध्यान से एक घास के पौधे को जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। फिर एक ऐसे पौधे को उखाड़ते हैं जिसकी पत्ती पर जालिका रूपी शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलर वेन होता है। बच्चों, ये देखो, घास जैसे पौधे जिनका शिरा विन्यास समांतर होता है, इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं और जिन पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, उनकी जड़ें ऐसे मूसला जड़ें होती हैं। अंकल, ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है। जड़ें भी पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये जमीन में मौजूद पानी और उसमें विलीन खनिज पदार्थों को सोख लेती हैं, जो तने से होकर पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जड़ें पौधों की नींव की तरह भी काम करती हैं। ये पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं। बिल्कुल सही। हमने सारी जरूरी भागों की बातें कर ली, सिवाय पुष्पों के। पुष्पा, तुम्हारे तो नाम का ही मतलब फूलों जैसी होता है ना। तुम फूलों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, यही मतलब है मेरे नाम का। इसलिए मुझे हमेशा से ही फूल बहुत पसंद है। ये कितने सारे चटक रंगों में खिलते हैं और खूबसूरत होते हैं। इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी होती है। हाँ, क्योंकि इनकी खुशबू और रंगों से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो फूलों के रस का सेवन करते हैं। मधुमक्खियाँ तो फूलों के रस से शहद भी बनाती हैं। हाँ, शहद कितना स्वादिष्ट होता है। वैसे अब तो मुझे भी भूख लग गई। चलो चलकर कुछ फल खाते हैं। हाँ, मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। शाबाश बच्चों, अब तुम दोनों ने पौधों पर इतने अच्छे से चर्चा की है, तो फलों का सेवन तो बनता है। चलो, मैं तुम्हें अपने बागीचे के स्वादिष्ट फल खिलाता हूँ। ऊष्मा भाग 3। इस कहानी के उद्देश्य है: क. संवहन क्या होता है? ख. तटीय क्षेत्रों में प्रकृति में संवहन कैसे नजर आता है? ग.
हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गई थी। गोवा महाराष्ट्र में एक सुंदर समुद्र तट है। तटीय क्षेत्र में मौसम हमेशा लुभावना कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? आइए इस कहानी के पात्र माला और राजा के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। माँ, मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए। क्या आप मेरे लिए पानी गर्म कर देंगी? हाँ राजा, कुछ देर रुको, पानी गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। अरे माँ, ये ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गर्म होता है ना? हाँ राजा। और फिर सारा पानी एक साथ गर्म हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि ज्वाला के पास वाला पानी पहले गर्म होता है और वो ऊपर उठता है और आसपास का ठंडा जल उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाता है। इसे संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। माँ, क्या ये भी चालन यानी कंडक्शन जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है? हाँ, सही बोले तुम राजा। संवहन तरल पदार्थ और वायु में होता है। हवा भी तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होती है, तो क्या वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है? चलो क्यों ना एक प्रयोग करें। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कांच की खुली शीशी, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। हमें कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर 2 छेद करने पड़ेंगे, टेप और माचिस। चलो अब इस मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर ये कांच की खुली शीशी को इस प्रकार रख दो। अब ये कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े को ऐसे इसके ऊपर टेप से जोड़ दो। ये ध्यान रहे कि एक छेद बिल्कुल मोमबत्ती की लौ के ऊपर हो। अब इस दूसरे छेद पर ये अगरबत्ती जला के ऐसे रखो। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे ये देखो, इस तरफ से अगरबत्ती का धुआं बाहर आ रहा है। हाँ, पर अगरबत्ती का धुआं अंदर कैसे गया? सोचो। मोमबत्ती के पास वाली गर्म हवा बाहर आ रही है और उसकी जगह पर अगरबत्ती के पास वाली ठंडी हवा दूसरे छेद से अंदर जा रही है। हाँ, और फिर वही हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर वाले छेद से बाहर आ रही है। बहुत अच्छा बच्चों। इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह पर ठंडी हवा जगह बना लेती है। अरे माला, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में विज्ञान की एक प्रदर्शनी में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया था जिसमें उसने समझाया था कि तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो हमारी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दिन के समय समुद्र तट पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं।
रात के समय इसका उल्टा होता है। समुद्र का जल समुद्र तट से धीरे ठंडा होता है और तट से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे प्रयोग की तरह ही है। जैसे अगरबत्ती की तरफ से ठंडी वायु अंदर जाती है और गर्म वायु मोमबत्ती के छेद की तरफ से ऊपर आती है, वैसे ही समुद्र तट की वायु भी प्राकृतिक संवहन को दर्शाती है। सूर्य भी तो ऊष्मा प्रदान करता है, पर धरती और सूरज के बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, चालन और संवहन के लिए तो माध्यम चाहिए। तो फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? चल किताब में ढूंढते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि सूर्य से धरती पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है। विकिरण दिखाओ मुझे। यहाँ ये भी लिखा है कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। राजा, तुम कुछ गरम पहन लो, अब ठंड बढ़ गई है। माँ, गरम कपड़े हमें गर्मी देते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनते हैं। हाँ, सही बात है। गर्मी में हम हल्के रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कम गर्मी लगती है। पर गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें ठंड कम लगती है। अच्छा, तो मैं जल्दी से लाल रंग का स्वेटर पहन लेता हूँ। अरे, अब तो तुम्हारा नहाने का पानी भी ठंडा हो गया। चलो अब हम गृह कार्य कर लें, नहीं तो कल टीचर जी से डांट खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि संवहन और विकिरण क्या होता है। हमने ये भी जाना कि तटीय क्षेत्रों में हमेशा सुहाना मौसम क्यों होता है। अब आप लोग जब कपड़े चुनने के लिए किसी रंग के बारे में सोचेंगे तो मौसम का जरूर ध्यान रखेंगे। जल्द मिलेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक।
TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। अब तक हमने जाना, बिजली विद्युत आवेशों के कारण कड़कती है। वस्तुओं को रगड़कर उनमें बिजली जैसा आवेश पैदा किया जा सकता है। आवेशों के प्रकार। एक तरह की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को दूर करती हैं। भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिजली कड़कने वाले तूफानों से सुरक्षा के उपायों के बारे में। मम्मी, देखो, कई शहरों में भूकंप की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस भूकंप से कितनी भयानक तबाही हुई होगी। हाँ, इन दिनों मैं भूकंप के विषय में विद्यालय का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देखो, मैंने अखबारों से भूकंप की कुछ तस्वीरें इकट्ठा की हैं। देखो, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये भूकंप बड़े बड़े भवनों, पुलों और लोगों की जान को कितना भयानक नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे तो दादी जी की कहानी याद आ गई। तुम्हें याद है ना, पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है, और जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। हाँ, पहले लोगों को भूकंप का सही कारण नहीं पता था, इसलिए इस तरह की कहानियों पर विश्वास करते थे। असल में कारण तो कुछ और ही है। तो क्या तुम भूकंप का सही कारण बता सकती हो? मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई तक उथल-पुथल के कारण भूकंप आते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस परत को क्या कहते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। तो इस परत में ऐसा क्या होता है कि भूकंप आते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा था
कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कुछ टुकड़े यानी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेट लगातार गतिमान है। मुझे लगता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती होंगी तो एक कंपन या झटका पैदा होता है। शायद यही झटका या कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। बहुत अच्छी सानिया, ठीक कहा। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक भूकंप के कारण पता लगा चुके हैं, कितना अच्छा होगा अगर भूकंप के समय और स्थान के बारे में पहले ही पता चल जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या तुम जानती हो कि भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं? अच्छा हाँ, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप तरंगे पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, क्या और भी कोई कारण हो सकता है? बताइए। हाँ, लेकिन ज्यादातर भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं कम क्षेत्र में होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, ये तो भूकंप क्षेत्र वाली बात हुई ना? कश्मीर, राजस्थान जैसे क्षेत्र वह भूकंप क्षेत्र हैं जहां भूकंप की बहुत अधिक संभावना होती है। किसी भूकंप की शक्ति की मात्रा को कैसे मापते हैं, बताओ? हाँ, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। मैंने सुना था कि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक वाले भूकंप बहुत विनाश कर सकते हैं। तो क्या तुम किसी ऐसे उपकरण के बारे में भी जानती हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई भूकंप कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या नाम है उस उपकरण का, बताइए। उस उपकरण को भूकंप लेख ही कहते हैं। इस यंत्र के साथ एक पेन भी जुड़ा होता है। हाँ, मुझे भी याद आया। यही पेन नीचे कागज पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन्हीं तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप की शक्ति का अनुमान लगाते होंगे। सानिया, भूकंपों की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें हर समय अपने बचाव के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। हाँ, हमें भूकंप का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। जैसे भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में भवन भी इस तरह की सामग्री से बनाए जाते हैं कि यदि ढांचा गिर भी जाए तो अधिक नुकसान न हो। घरों को बनाते समय और भी कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे भूकंप से कई बार आग लगने का भी डर होता है, इसीलिए इमारतों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। अच्छा, मान लो अभी यहाँ भूकंप के झटके लगने लगें, तो तुम क्या करोगी? दोस्तों, आपने विद्यालय में भूकंप से बचाव के उपायों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप भी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले हमें किसी मेज के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने सिर को किसी सुरक्षित चीज के नीचे बचा लें तो अच्छा रहेगा। भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, वे हमारे ऊपर गिर सकती हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं, आप भी पता लगाइए। सही कहा तुमने। ये सब उपाय तो तब काम आएंगे जब आप घर के अंदर हो। यदि आप घर से बाहर हो तो क्या करेंगे? हमें किसी खुली जगह पर खड़ा होना चाहिए ताकि भूकंप में कोई इमारत या पेड़ के नीचे दबने से बच सकें।
हाँ, वहाँ खड़े रहने की बजाय जमीन पर लेट जाना बेहतर होगा। भूकंप के समय बिजली के तारों से भी दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पता लगाइए। सारांश। आज हमने जाना भूकंप भूमि में प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूमि में होने वाले विस्फोट जैसे ज्वालामुखी के कारण आते हैं। भूकंप शक्ति को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप लेखी उपकरण से भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेज के नीचे छिपना, खुले मैदान में जाना, बिजली तारों व भारी सामान से दूर रहना चाहिए। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे।
तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे
और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए, या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं, सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं।
करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।